हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की। ठीक है, तो डायबिटीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो ये तुम्हारे CSI UGC नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये तुम्हारे अगर तुम मास्टर्स में हो तो उस चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में पूछा जाता है, तो डायबिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका तुम्हें नॉर्मल डेली यूज़ भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हो, अगर तुम्हें डायबिटीज़ के बारे में पूरा ही चीज़ नहीं पता तो इससे ज़्यादा बेकार बात नहीं हो सकती है। तो हम डायबिटीज़ के बारे में आज पूरा पढ़ने वाले हैं कि इंसिपिडस क्या है, मेलिटस क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का पता होना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं CSI UGC नेट में, तो आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपनी फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो जो मेरी फ्री क्लासेस हैं वो तुम्हारी यूट्यूब पे होती हैं, और मेरी अनअकैडमी पे भी तुम्हारे साथ फ्री क्लासेस होती हैं, जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो मेरी क्लासेस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी 6 बजे ही होती हैं। अगर तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए कि कब मेरी क्लास होने वाली है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से मेरी क्लासेस की जब भी कोई क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप कुमकुम गौतम नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, आप फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तो रहा फ्री क्लासेस का। अगर मैं पेड क्लासेस की बात करती हूँ, जहाँ पे आपको पे करना होता है, उन्हें बोलते हैं प्लस क्लासेस। तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है बेसिकली, कि आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। हम आपकी एक जिम्मेदारी ले लेते हैं जहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। आपकी रेगुलर क्लासेस वहाँ पे होती हैं। रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आपके प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे होता है क्या, मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाती है। मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके वहाँ पे क्विजेज होती हैं। क्विजेज से क्या फ़ायदा होता है, क्विजेज से फ़ायदा होता है कि तुमने जितना भी पढ़ा है एक वीक, ठीक है, या फिर 5 दिन के बाद में तुम्हारी क्विज होती रहती है, जिसके बाद आपका रिवीजन हो जाता है क्वेश्चंस के थ्रू, जहाँ पे तुम्हें पता चल जाता है कि क्वेश्चंस को कैसे मॉडिफाई करके डाला जा सकता है। तो आपको करना क्या है, इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। आई थिंक सब बच्चों को पता होगा प्ले स्टोर कहाँ पे होता है। ठीक है, अपनी ऐप है एक प्ले स्टोर, आपको उस पर जाना है, उसको क्लिक करना है, वहाँ पे डालना है अनअकैडमी। ठीक है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च इंजन में डालना है CSI UGC नेट, क्योंकि आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये डालने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं होता है, तो तुम्हें वो लेना पड़ेगा। उसके लिए आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हो, आप 6 मंथ्स का भी ले सकते हो, 12 मंथ्स का भी ले सकते हो, 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। तो जो बच्चे अगर नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है आपका, इससे आपका एक तो नवंबर का जिस बच्चे को भी लेना है, मतलब 3 मंथ्स का जिसको भी लेना है, उसको ये होना चाहिए कि उसको बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो वो रिवीजन बेसिस पे अगर इस चीज़ को लेना चाहता है तो ले सकता है। तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी एग्जाम के लिए अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो 3 मंथ्स वाला ले सकता है। अगर किसी बच्चे को 12 मंथ्स वाला, आई थिंक 12 मंथ्स वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि इससे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। यहाँ पे कोर्स के साथ साथ एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस लग रही हैं यहाँ पे। आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मॉक टेस्ट की बात करें क्विज़ेस की, तो क्विज़ेस के थ्रू भी आपकी काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो आप 12 मंथ्स वाला ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका JRF तो क्लियर होगा अलॉन्ग विद गुड रैंक, मतलब बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर होगा आपका, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 24 मंथ्स वाला आई थिंक उनके लिए बेटर है, जो भी मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, तो वो 24 मंथ्स का ले सकते हैं। जो आपको पेमेंट करनी होती है 11,550 की करनी होती है, लेकिन आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कुमकुम 10, KUM 10। कुमकुम 10 यूज़ करने से क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं, जितने भी हैं, आपको सबकी क्लासेस मिलती हैं, चाहे वो टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर जो भी हैं, आपको सबकी क्लासेस लाइव मिलती हैं। तो आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इसके बाद जो आपको पेमेंट करनी होती है 10,395 की करनी होती है, वो भी 1 साल का है अमाउंट, सिर्फ 1 साल का अमाउंट है, सिर्फ इतना सा। तो तुम इसको कर सकते हो। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आपको इंस्टेंट ऑफ मिलेगा, जैसे आप कुमकुम 10 डालोगे आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। आप जो पेमेंट है वो तुम कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू हो किसी के पास, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहता हो। EMI यहाँ पे क्या है, नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी आपको इंस्टॉलमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है।
आई एम सो सॉरी, हाँ आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 10,395 जो रुपीज़ हैं आप इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, मतलब 1,000 रुपीज़ पर मंथ कर दो तो इसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप 1,000 पर मंथ ले सकते हो, 10,395 आई थिंक बहुत कम है, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पे कर सकते हो। आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हुई, तो आपके पेमेंट के बहुत सारे मेथड हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10, जिसकी वजह से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी आपके टीचर्स हैं, मेरे कोर्स के साथ जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स हैं, आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं, सबकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, सबके लाइव कोर्सेज मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं डायबिटीज़ होता क्या है। पहले चलो तुम्हें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। क्या होता है कि हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में अगर मेरी बॉडी में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, अगर मेरी बॉडी में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, एक मेरी एंजाइम होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मेरे जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे अपना फंक्शन प्ले करने के लिए आते हैं। अब जो हार्मोन जो फंक्शन में आता है वो आता है तुम्हारा पेनक्रियास का। पेनक्रियास की एक बीटा सेल्स होती हैं, पेनक्रियास की एक बीटा सेल्स होती हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है, ये तुम्हारे पड़े हुए ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में स्टोर करके रख देता है उसको। क्या करता है कि अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो तुम्हारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखेगा, और तुम्हारा जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल होता है, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कर देता है कम, और तुम्हारा जो स्टोरेज फॉर्म में इसको लेके आ जाता है, ठीक है। तो अभी जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अगर तुम्हारा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तब तुम्हारा जो पेनक्रियाज पे फिर से इफेक्ट आएगा, लेकिन इस बार पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अल्फा सेल्स एक्टिवेट होंगी और वो क्या रिलीज करेंगी, वो रिलीज करेंगी ग्लूकागॉन हार्मोन। ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है इसका फंक्शन कैसा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है इंसुलिन के। जो इंसुलिन तुम्हारा काम कर रहा था उसके अपोजिट काम करता है ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, तुम्हारे जो ग्लाइकोजन उसने स्टोर करा था, जो ग्लाइकोजन इंसुलिन ने स्टोर करा था उसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में स्टोर कम, मतलब उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करवा देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन लाइसिस। तो ग्लाइकोजन लाइसिस का मतलब क्या, ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होगा तो तुम्हारा ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना है तो ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस हो रहा है। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ये तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन होता है इन हार्मोन्स का। अगर अल्फा सेल्स आ रही हैं तो मेरा ग्लूकागॉन रिलीज करेंगी, और अगर बीटा सेल्स आ रही हैं तो इंसुलिन रिलीज करेंगी। अब इस इंसुलिन का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, तुम्हारे ब्लड ग्लूकोज को बिल्कुल कम कर रहा है, मतलब ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्लड ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हें भी पता है कि अगर शुगर कहीं भी जाएगी वो सारा का सारा पानी को बाहर निकाल लेती है, उसको डिहाइड्रेट कर देती है सेल्स को। जैसे ये कैसे कंडीशन प्रोवाइड करती है, हाइपरटोनिक कंडीशन प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा और जो सेल्स होंगी वो श्रिंक होने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ब्लड का अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन हार्मोन से ही इंस्पायर्ड है, मतलब जो इंसुलिन हार्मोन है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डायबिटीज़ जो है वो तुम्हारी क्या होता है, इज ड्यू टू ईदर द पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन और द सेल्स ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या हुआ, डायबिटीज़ होने के चांसेस तभी हैं तुम्हारे जब तुम्हारा इंसुलिन या फिर तो फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है। अगर वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर वो बन भी रहा है तो उसको जो सेल है वो ले नहीं पा रही है, उसको सेल अच्छे से ले नहीं पा रही है। तो ये होता है तुम्हारा डायबिटीज़ का एक सिंपल सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, पहले ये समझना है। पहला जो टाइप होता है उसका होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस,
ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है इसका पहला पार्ट होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है इसका मतलब होता है डायबिटीज मेलिटस। ये दो तुम्हारे टाइप होते हैं अगर मैं डायबिटीज की बात करती हूँ तो। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है, इंसिपिडस का मतलब होता है जब तुम्हारी बॉडी में या फिर तो बहुत ज्यादा पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आ जाए, पॉलीडिप्सिया वाली कंडीशन आ जाए, जहाँ पे तुम्हें बहुत थर्स्ट लगने लग जाती है, तुम बहुत प्यासे प्यासे रहते हो। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो तुम्हारी बेसिकली इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करती है, इसका इतना रोल नहीं होता इंसुलिन का इसके ऊपर। डायबिटीज इंसिपिडस कब हो जाती है, जब तुम्हारा बेसिकली जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है दैट इज एडीएच अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो ये वाली प्रोसेस क्रिएट कर सकता है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत इधर ही समझ लो, थोड़ा ओवरव्यू। अगर डायबिटीज मेलिटस की बात करती हूँ, मेलिटस का मतलब ही होता है शुगर। इसका मतलब क्या होता है, शुगर इसका मतलब होता है। तो ये डायबिटीज मेलिटस का मतलब हुआ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम जो शुगर के इंक्रीज से होने से मतलब क्रिएट कर सकता है, वो होता है तुम्हारा डायबिटीज मेलिटस। अब इसके जो टाइप होते हैं, इसके होते हैं दो टाइप, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। तो जो डायबिटीज मेलिटस होती है वो दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड की जाती है, जिसे बोला जाता है टाइप 1 एंड टाइप 2। चलो ये तुम्हारा हो गया ओवरव्यू। अब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते हैं डायबिटीज इंसिपिडस को। सो डायबिटीज इंसिपिडस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ें, क्योंकि ये हार्मोन्स में अनअकैडमी पे पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए मैं एक बार तुम्हें ओवरव्यू दे देती हूँ कि एडीएच कैसे सीक्रेट होता है। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक तुम्हारा एक ब्रेन का पार्ट है जो तुम्हारे हार्मोन्स का सीक्रेशन में मेन पार्ट प्ले करता है। यही तुम्हें सिग्नल देता है, चाहे वो रिलीजिंग सिग्नल दे या फिर इनिबिटरी सिग्नल्स दे। तो रिलीजिंग सिग्नल तब देगा जब इसको चीज़ों को बनवाना होगा, और इनिबिटरी तब देगा जब इसको चीज़ों को नहीं बनवाना होगा। तो ये दोनों सिग्नल रिलीज कर सकता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक नॉर्मली जो मैं बात करती हूँ, अगर नॉर्मली हार्मोन्स की बात करती हूँ तो हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर दिया। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि आप हार्मोन बना दीजिए, तो वो थायरोक्सिन जो भी होगा हार्मोन बना देता है। वो जो किडनी उस पर जाके काम करेंगे, थायराइड ग्लैंड पे काम करेंगे, वहाँ से हार्मोन रिलीज करवा देंगे। ये नॉर्मल फंक्शन होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जब तुम्हारा हाइपोथैलेमस ये जो हार्मोन्स हैं, एक होता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन या फिर उसको बोला जाता है वेसोप्रेसिन, दोनों के नाम सेम है। एडीएच, एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब जो तुम्हारी बॉडी से पानी को निकालने में उसको रजिस्ट करेगा, मतलब पानी को एब्जॉर्ब रखेगा, तुम्हारी बॉडी में पानी को बचा के रखने की कोशिश करेगा, तुम्हें डायलिसिस ही रखेगा, एंटी डायरेटिक नहीं होने देगा। तो जो रोल ऑफ वेसोप्रेसिन और एडीएच का क्या होता है, तुम्हारा हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिग्नल देता है। हाइपोथैलेमस एक तो सीक्रेट करेगा, पहली बात तो ये हाइपोथैलेमस एक ऐसा, अगर मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स की बात करती हूँ तो ये जो एडीएच का सीक्रेशन है वो हाइपोथैलेमस से ही होके आता है। तो जो एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन है ये तुम्हारा यहीं से बन के आता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से इनको बना के देगा। उसके बाद ये आते हैं तुम्हारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। किस में आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ये स्टोर हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, जो हाइपोथैलेमस है उसने पूरा हार्मोन रिलीज करा है, एडीएच वेसोप्रेसिन पूरा सीक्रेट करके भेजा है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला है कि आप इसको स्टोर करके रखो, आप इसको स्टोर करके रखो। जैसे हमें लगेगा कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो रहा है, जैसे हमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये जो एडीएच हार्मोन है या फिर जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है तुम्हारे जाते हैं किडनी के पास में, और किडनी के पास जाके क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि जो वाटर का रिमूवल है, जो वाटर का रिमूवल है थ्रू यूरिन, ठीक है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू उसको कम कर देते हैं। अगर ये कम कर देंगे मतलब क्या हुआ, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया बॉडी में वाटर का, तुम्हारी जो वाटर था तुम्हारी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और यूरिन के थ्रू बहुत कम निकलने वाला है। ओके, ये तो तुम्हारी नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि तुम्हारा ये जो फंक्शन होता है, जो वेसोप्रेसिन का जो रोल होता है वो इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट होता है। तो अगर एडीएच तुम्हारा ढंग से काम नहीं करेगा, अगर तुम्हारा वेसोप्रेसिन ढंग से काम नहीं करेगा,
तो क्या होगा, तुम्हारा जो एंटी डायरेटिक वाली जो कंडीशन जो होनी चाहिए थी, अब क्या हो जाएगी, तुम्हारा जो वाटर होगा वो तुम्हारी बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, वो निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है, पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आ जाती है, पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जाना होता है, बहुत ज़्यादा पानी का रिमूवल हो जाता है। अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल की, तो हम लोग 5 लीटर इन अ डे अगर रिमूव करते हैं पानी को, तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसको भी होता है अबाउट 20 लीटर ये यूरिन को निकालता है एक दिन में। तो मतलब अगर इतना पानी तुम्हारी बॉडी से निकलेगा तो तुम्हारी क्या लगेगा, तुम्हें प्यास ज़्यादा लगती रहेगी, तो बहुत फ्रिक्वेंट मतलब कांस्टेंट थर्स्ट, मतलब तुम्हें लगेगा कि मेरा गला सूखा हुआ है पूरा टाइम, मुझे प्यास लग रही है, क्यों, क्योंकि तुम इतना पानी यूरिनेशन के थ्रू रिमूव कर रहे हो। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है वो तुम्हारी वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर मैं वैसोप्रेसिन की बात करती हूँ तो इसके भी काफ़ी टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक होता है सेंट्रल, या फिर तुम्हारा हो जाएगा ये जो ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। एक होता है नेफ्रोजेनिक और एक होता है जेस्टेशनल या फिर गेस्टेशनल, जो भी जिस इंसान को बोलना हो वो बोल सकता है। अगर मैं बात करती हूँ इस वाले डिजीज़ की, ठीक है, इस वाले डिजीज़ की बात करती हूँ, या फिर तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। अगर वो डैमेज हो जाएगा तुम्हारा वो वाला पार्ट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला अगर पार्ट वो डिसरप्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा जो एडीएच हार्मोन जो बन रहा था, जो एडीएच हार्मोन बन रहा था और जो वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके तुम्हारा स्टोर हो रहा था, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाएगा, वो एडीएच आगे ही नहीं जा पाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो एंटी डायरेटिक वाली कंडीशन ये लाने वाले थे वो नहीं हो पाएगी, और तुम्हारा पॉलीयूरिया वाली जो कंडीशन होगी वो हो जाएगी, ठीक है। पॉलीडिप्सिया, ठीक है, डिप्सिया मतलब होता है जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है, तो ये वाली अगर कंडीशन हो जाती है तो वो तुम्हारी हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस में। जो सेकंड टाइप है इसका है वो तुम्हारा है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक से समझ में ही आ रहा होगा, मतलब किडनी में कोई फंक्शन हो गया है, किडनी में कोई फंक्शन ऐसा खराब हो चुका है, तो जो जिसकी वजह से तुम्हारा ये डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। तो क्या होता है, अगर मैं किडनी की बात करती हूँ तो किडनी बेसिकली क्या थी, जैसे इसके पास रिसेप्टर थे, किसके लिए, एडीएच हार्मोन के लिए रिसेप्टर थे या फिर वैसोप्रेसिन के लिए रिसेप्टर्स थे। लेकिन जब ये अच्छे से ही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब जब किडनी के जो सेल्स हैं वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगी और उसे पता ही नहीं चलेगा कि एंटी डायरेटिक हार्मोन आया है या नहीं आया है, तो वो क्या करेंगी, वो तो पानी को रिमूव करती जाएंगी, वो तो वाटर का रिमूवल पूरा अच्छे से कराएंगी। तो वाटर का अगर रिमूवल ज़्यादा अच्छे से होने लग जाएगा तो कौन सी वाली कंडीशन आ जाएगी, पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आ जाएगी, पॉलीडिप्सिया वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसको बोला जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, अगर नेफ्रोजेनिक की बात करी जाती है तो। अगर गेस्टेशनल या फिर जेस्टेशनल, जो भी जिसको बोलना है, ये थर्ड वाला टाइप जो होता है वो नॉर्मली नहीं होता है, ये जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन उसके टाइम पे होता है। क्योंकि तुम्हारा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, इस वैसोप्रेसिन को, जो मदर की जो वैसोप्रेसिन है उसको ब्रेक डाउन करने में कुछ रोल प्ले करता है। सबको नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि जो प्लेसेंटा है वो ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेगा जिसकी वजह से मदर का जो वैसोप्रेसिन है वो डिग्रेड हो जाता है। अगर वो हो जाएगा तो तुम्हारी पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आ जाएगी। और कभी कभी आता है ये प्रेग्नेंट जो वुमेन है प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो किडनी है वो सेंसिटिव हो जाती है वैसोप्रेसिन के लिए। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर तो प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा एक चीज़ एंजाइम रिलीज करेगा जिसकी वजह से तुम्हारा जो एडीएच हार्मोन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। या फिर क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करती हैं जिसकी वजह से जो किडनी होती है वो अच्छे से इसको रिसीव नहीं कर पाएगी। तो ये कंडीशन हो सकती है अगर मैं बात करती हूँ डायबिटीज़ इंसिपिडस की। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी तुम लोगों को। अब आते हैं डायबिटीज़ मेलिटस पे, ठीक है। अगर डायबिटीज़ मेलिटस, स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस की बात करती हूँ, ये तो टाइप 1 की बात कर लेते हैं। टाइप 1 में क्या होता है तुम्हारा कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन का फंक्शन मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे जो इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वही नहीं हो पाता है,
तो अगर इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो जो ब्लड ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो जी ही नहीं पाएगा। ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है, बहुत ज़्यादा फेटल होता है। इसके मतलब इसके कारण डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो क्या होता है, ये जो नॉर्मली हम बोलते हैं इस टाइप 1 को, ये हम बोलते हैं अर्ली एज या फिर जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे बचपन में जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो चाइल्डहुड में है या फिर कोई यंग एडल्टहुड में है, तो वहाँ पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द 30s 40s और 50s। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइप 1 जो है वो तुम्हारे 40s 50s में नहीं हो सकती है, होती है, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। लेकिन जब चाइल्डहुड की बात करते हैं, मतलब बच्चे को स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें हो जाती हैं, तो डायबिटीज़ मेलिटस वाली अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो हमारी जो इंसुलिन जो हार्मोन है वही प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। वो जो बीटा सेल्स होती हैं इसको बनाने वाली होती है, वो बीटा सेल्स का ही तुम्हारा डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर तुमने देखा हो, अगर कोई टाइप 1 वाले किसी भी पेशेंट को, तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर देखा है तो वेल एंड गुड। वैसे तो ये ज़्यादा इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, इतना कॉमन डिजीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये डिजीज़ किसी को हो जाती है तो आई थिंक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। मतलब अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो उसको एक एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगेगा तो तुम्हारा ब्लड का ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, डेथ भी हो सकती है। तो तुम्हें उसके इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उनको पेशेंट्स को लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं वो ही डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, तो डेली इंसुलिन रिप्लेसमेंट नेसेसरी होता है। मतलब क्या हुआ, तुम्हें इंट्रावीनसली या फिर इंटरडर्मली इनको दिया जाता है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन से क्या होता है, तुम्हारा इंसुलिन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये बता चुकी हूँ, जो तुम्हारा मार्केट में जो इंसुलिन मिलता है वो तुम्हारा पिग का वो यूज़ करते हैं, जहाँ पे तुम्हारा ए चेन और बी चेन और सी चेन को काट दिया जाता है, और ए बी चेन को तुम्हारा डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो हमारा कमर्शियली फॉर्म होता है। उसके बाद इंसुलिन को तुम्हारे इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है बॉडी में, और ये रिप्लेसमेंट नेसेसरी होता है रोज़। एज एट ऑनसेट मतलब बहुत अर्ली एज में चीज़ें हो जाती हैं, चाइल्डहुड में हो जाएगा या फिर यंग एडल्टहुड में, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके होने के। मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ इन द चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। अगर सिम्टम्स की बात करती हूँ, इंक्रीज्ड यूरिनेशन मतलब पॉलीयूरिया वाली कंडीशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पानी का निकलना हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिमूवल होता है, तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर यूरिनेशन होगा तो तुम्हारा थर्स्ट बढ़ेगा, प्यास बढ़ेगी, तुम्हें टायर्डनेस रहेगी, वेट लॉस हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा। ये तो स्टार्टिंग वाले हैं। ड्राई स्किन हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अब इसका कॉज अगर मैं बोलती हूँ तो कॉज जो होता है वेरी अनसर्टेन, मतलब हो सकता है जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हुई हो, किसी दादाजी को हो, किसी फादर को, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, कोई भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बट बहुत डिजीज़ देखो, यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे इनसफिशिएंट इंसुलिन होता है, मतलब इंसुलिन का जो सिक्रेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ग्लूकोज ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारे डिमिनिश्ड इंसुलिन है, और इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम है, और तुम्हारा वो जो बन भी रहे हैं वो अच्छे से नहीं बन रहे हैं। तो क्या होता है, तो तुम्हारा जो GLUT4 था, जो GLUT4 मैं ये सब करा चुकी हूँ तुम लोग को, जो GLUT4 था जहाँ पे तुम्हारा इंसुलिन, अगर याद हो तुम्हें, जब हमने आर्टिकेस पाथवे पढ़े थे, आर्टिकेस पाथवे मैंने बताया था कि जैसे ही ओपन हो जाते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन पे एक GLUT4 एक ट्रांसपोर्टर होता है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर लेके आएगा और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन जब ये आएगा ही नहीं, जब तुम्हारा इंसुलिन से रिसेप्टर से अच्छे से ये बाइंड ही नहीं होगा अच्छा वाला फॉर्म, तो तुम्हारा GLUT4 भी ओपन नहीं हो पाएगा। अगर GLUT4 भी ओपन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होना था वो भी तुम्हारा डिमिनिश्ड हो जाता है, ग्लूकोज का अपटेक। और ग्लूकोज का अपटेक अगर नहीं होगा तो तुम्हारे जो ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और जो टाइप 1 डिजीज़ है वो ऐसे हो सकती है। तो ये हमने टाइप 1 की बात कर ली।
अब हम टाइप 2 की बात करते हैं, अभी थोड़ा रह गया, इसको भी देख लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफेक्ट्स इन द इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन एक्शन और बोथ। Now, type 1 डायबिटीज जो होती है तुम्हारी, when the body's immune system destroy the pancreatic beta cells, तो क्या होता है, जो बीटा सेल्स जो मेरे पेंक्रियाज में, ठीक है, ये पेंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो जब यही नहीं हो पाएगा, मतलब तुम्हारी यही डिस्ट्रॉयड हो गई, तो तुम्हारा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाएगा। एंड द ओनली सेल्स इन द बॉडी दैट मेक द हार्मोन इंसुलिन दैट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज, तो अगर यही तुम्हारी हट गई तो क्या होगा, इंसुलिन बनेगा नहीं, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो तुम्हारा ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा टाइप 1। ओके, ना टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ये तुम्हारी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। इंसुलिन जो होता है प्रॉपर अमाउंट में बनता है, प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन जो होता है फॉर्म होता है ना। पहले इसको बोला जाता नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या फिर एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, मतलब ये टाइप 2 डायबिटीज अगर तुमने देखा हो तो तुम्हारे अंकल्स होते हैं जो 50s में हैं, जो 60s में हैं, उनको डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, बहुत इसका जो होने का चांसेस है, बहुत कॉमन डिजीज़ है, ये हर चौथे या पाँचवें बंदे को ये हो रखी होती है, क्योंकि इतनी कॉमन हो चुकी है। एक तो हमारी डाइट प्लान बहुत अलग हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये डायबिटीज़ के पूरे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये कॉज हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ में तुम्हारे जितने भी ओल्डर एज वाले चीज़ हैं, ठीक है, जैसे ओल्डर एज वाले अंकल्स को हो जाएगा, ओबेसिटी जिनको ज़्यादा है, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से भी हो जाता है, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म उसका अच्छे से नहीं हो रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब वो अच्छे से अपनी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। अब इसमें क्या होता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा इंसुलिन प्रॉपर सीक्रीट हो रहा है, ये जो पर्पल कलर का है ये तुम्हारा इंसुलिन है, ये प्रॉपरली सीक्रीट हो रहा था, प्रॉपरली बन रहा था, ठीक है, प्रॉपरली बन रहा था। लेकिन क्या हुआ, इसको जो इंसुलिन जो रिसेप्टर्स थे जो इसको कैरी करने वाले थे, जो इसको रिसेप्टर्स जो इसको लेने वाले थे, इनकी जो रिसेप्टिविटी होती है, जो इनको उस सेंसिटिविटी होती है उस पर्टिकुलर बाइंड करने से, इंसुलिन को बाइंड करने से और जो सिग्नल ट्रांसडक्शन भेजने से, जिसकी वजह से तुम्हारे GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर्स है वो ओपन हो जाएंगे, तो वो जो रिसेप्टिविटी होती है वो डिमिनिश्ड नहीं होती प्रॉपरली, पर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जितने अमाउंट में उनको इंसुलिन को लेना चाहिए था, मतलब देखो अगर ये मेरे रिसेप्टर्स हो गए, यहाँ पे तुम्हारे 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 10 ही तुम्हारे इंसुलिन हैं, तो यहाँ पे 10 तुम्हारे रिसेप्टर्स थे, लेकिन ये जो रिसेप्टर की जो रिसेप्टिविटी है वो 10 से ना बाइंड करके सिर्फ 4 या 5 से ही बाइंड कर पाएंगे, और तुम्हारे सिर्फ 4 या 5 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही ले पाएंगे, ज़्यादा को नहीं ले पाएंगे। मतलब क्या हुआ, तुम्हारा रिसेप्टर का जो काम था ना वो थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा वीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे अगर मैं बात करती हूँ, अगर धीरे धीरे अगर यही चीज़ हो जाएगी, तो ये नहीं होता किसी इंसान को अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पे वो बहुत सुख से रह रहा है और जहाँ पे उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे इंसान भी ऐसा ही बनता जाता है, लेज़ी सा बनता जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तुम्हारी टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो सकती है। मतलब अगर इंसुलिन हमारा सीक्रेट तो बहुत सारा हो लेकिन उसको लेने वाला नहीं है, तो क्या होगा, हमारा इंसुलिन का धीरे धीरे सीक्रेशन भी कम होता जाता है और तुम्हारी जो रिसेप्टर की रिसेप्टिविटी है वो भी कम होती जाती है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि टाइप 2 जो है टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं और इसको होने में भी 8, 10, 15 साल लग जाते हैं, तो ऐसा रेयरली होता है, बट ये भी हो सकता है। Now, in type 2 diabetes, the insulin is secreted, मतलब इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, but their cells do not use as well as they should, मतलब जिस हिसाब से उनको लेना चाहिए था लेकिन वो उस हिसाब से उसको ले नहीं पाते। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है। Now, type 2 diabetes develops when the body becomes resistant to the insulin or when the pancreas is unable to produce enough insulin, मतलब अगर इंसुलिन की थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी धीरे धीरे, या फिर उसका जो रिसेप्टर है वो अच्छे से रिसेप्टिविटी शो नहीं करेगा, अच्छे से उससे ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली अगर बाइंड नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
इट यूजुअली बिगिंस एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग कब से होती है? जब इंसुलिन अगर आया है लेकिन उसे बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स जो हैं ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, तब यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अ डिसऑर्डर इन विच अ सेल डू नॉट यूज द इंसुलिन प्रॉपरली as the need for the insulin rises, the pancreas gradually loses its ability to produce insulin। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि धीरे धीरे क्या होगा, वो बिल्कुल आराम में आ जाएगा और पेनक्रियाज को जब ये लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना चुका हूँ लेकिन सेल नहीं ले रही है, तो वो भी अपना बनाने का जो प्रॉपर्टी है उसको धीरे धीरे कम कर देगा और धीरे धीरे कम करने से क्या होगा, जो इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। तो ये तुम्हारी टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे अचानक से नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 8, 10, 15 साल लग जाएंगे, तो ये हो सकता है। ये एक तुम्हारा पूरा ओवरव्यू है, समरी है इस पूरे टॉपिक की। यहाँ पे क्या बोला गया है, तुम्हारी पेनक्रियाज ने क्या करा, बीटा सेल्स, ये जो बीटा सेल्स होती हैं जो पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होती हैं वो तुम्हारा इंसुलिन का सिक्रीशन करेंगी। ये जो इंसुलिन होता है तुम्हारा बाइंड करता है किससे, ये तुम्हारा जाएगा मेम्ब्रेन पे, जाने के बाद तुम्हारे ग्लूकोज, ये जो इंसुलिन आया तुम्हारे इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, जो ग्लूटाफोर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको ओपन कर देता है और जो तुम्हारा ग्लूकोज बहुत सारा जो ब्लड में पड़ा हुआ होता है उसको अंदर ले लेगा और अंदर लेने के बाद इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्लड वॉल्यूम है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इसको मेंटेन किया जा सकता है। ये तुम्हारे नॉर्मल सेल की बात हो गई, ये नॉर्मली ये काम करता है। टाइप 1 में क्या होता है, तुम्हारा जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो प्रॉपर इंसुलिन बना ही नहीं पाएंगी। वो इंसुलिन अगर बना नहीं पाएंगी तो रिसेप्टर से कौन जाके बाइंड करेगा, अगर रिसेप्टर से कोई जाके बाइंड नहीं कर रहा तो जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स थे, जो ग्लूटाफोर जो ट्रांसपोर्टर्स थे वो भी ओपन नहीं होंगे। अगर वो ओपन नहीं होंगे तो तुम्हारा जो ग्लूकोज पड़ा हुआ था, ऐसे देखो ये वाला जो पड़ा हुआ था वो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो तुम्हारी पॉली यूरिया वाली कंडीशन आ जाएगी, पॉलीडिप्सिया वाली कंडीशन आ जाएगी और तुम्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। ये होती है तुम्हारी टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। सेकेंड की बात करती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी पेनक्रियाज जो होती हैं, बीटा सेल्स जो होती हैं उसकी, वो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज करती हैं, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज करेंगी। और ये जो इंसुलिन आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा रिसेप्टर इसको रिसेप्ट करने वाला है, जो रिसेप्टर इसको कैरी करने वाला है, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो थोड़ी कम होती जाती है, उसकी रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा बढ़ती जाती है और सेंसिटिविटी कम होती जाती है। मतलब वो इससे ढंग से बाइंड तो कर जाएगा, 1, 2, 3, 4 बाइंड कर जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जितना एफिशिएंटली उसको बाइंड करना चाहिए था उस एफिशिएंसी से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लूटाफोर जो ट्रांसपोर्टर जो होंगे वो कम खुलेंगे और जो थोड़ा सा जो ग्लूकोज होगा वो तो अंदर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ग्लूकोज बाहर रह जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने के बाद तुम्हारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है। और अगर किसी का ब्लड शुगर इंक्रीज होता है ना, किसी का भी ब्लड शुगर इंक्रीज होता है, उसको बहुत सारी बीमारियों के होने के चांसेस होते हैं। अगर उसको एक चोट भी लग जाती है, अगर एक चोट भी लग जाती है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है कि उसका वो जो चोट है, छोटी सी चोट भी बहुत बहुत टाइम में सही होगी जाके, अगर सही हो सकती है तो बहुत टाइम में जाके सही होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट, एक तो पूरा का ग्लूकोज वाला इन्वायरमेंट हो जाता है तुम्हारा, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, तो बहुत ज़्यादा तो तुम्हारे इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो सकता है। तो जो टाइप 2 वाली है बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के टाइम में। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के साथ साथ तुम्हें प्रॉपर डाइट लेना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज तो खैर इम्पॉर्टेंट है ही। तो जो इंसुलिन का जो रोल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करती हूँ आज के हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि एक प्रॉपरली हम बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि काम पे ध्यान है या फिर पढ़ाई पे ध्यान है, एक ही जगह लेटे हुए हैं तो एक ही जगह लेटे हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें मूव भी करते रहना चाहिए, प्रॉपरली डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपरली एक्सरसाइज करना चाहिए। और सुबह उठने की ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक को जो हम हिलाने लग गए ना आजकल,
पहले क्या होता था कि बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता था। अब जो बच्चा है वो रात को 1 या 2 बजे से पहले सोता नहीं है और सुबह 4 या 5 बजे तो उठने का छोड़ो, वो 8 या 9 बजे तक भी नहीं उठता है, 10 बजे तक उठता है। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक हिलती है ना, उसकी वजह से भी तुम्हारी हार्मोन का जो सिक्रीशन है ना, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली तुम्हारा इफेक्ट जो पड़ रहा है तुम्हारा हाइपोथैलेमस इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके आसपास ही होती है तुम्हारी पीनियल ग्लैंड। अभी जो पीनियल ग्लैंड है तुम्हारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखती है, अगर ये डिस्टर्ब होती है तो तुम्हारा आधा आधा मतलब बॉडी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो जहाँ से तुम्हारे हार्मोन का सीक्रेशन है, तुम्हारे एंजाइम का सीक्रेशन है, सारा का सारा इफेक्ट होता है। तो अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो CSI UGC नेट में आ रखे हैं। अ डायबिटिक पेशेंट डेवलप्ड अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिजल्टिंग इन द डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग व्हिच इज कॉल्ड। तो अगर मैं बात करती हूँ कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारा डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, उसको जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कुसुमोल ब्रीदिंग। कुसुमोल ब्रीदिंग होता है वो कुसुमोल ब्रीदिंग, तो उसको बोला जाता है। जो कुसुमोल ब्रीदिंग होता है एक हाइपर वेंटिलेशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे सांस को एक बहुत जल्दी ले रहे हो। लंग इन द लंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू द एसिडोसिस, एसिडोसिस अगर हो जाता है उसके बाद तुम्हें हाइपर वेंटिलेशन वाली प्रोसेस हो जाती है, जिसमें कुसुमोल ब्रीदिंग बोला जाता है इसको। It is a labored and deeper breathing rate, and it is mostly commonly associated with a condition that can cause a metabolic acidosis, particularly diabetes. तो ये सब हो सकता है, तो ये एक दो चीज़ें याद रखनी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, तो वेसोप्रेसिन सीक्रेशन डज नॉट इंक्रीज विद। तो वेसोप्रेसिन का जो सीक्रेशन है वो किसके साथ इंक्रीज नहीं होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज के बाद में, क्योंकि तुम अगर एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब तुम्हारी बॉडी में स्वेट निकलेगा। स्वेट क्या होता है, वाटर का मिक्सचर होता है विद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मतलब वाटर निकल रहा है तो तुम्हें क्या होगा, थर्स्ट लगेगी। तो ये वेसोप्रेसिन क्या करेगा, ये भी तुम्हारा क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, और तुम पानी भी पीते हो तो सब चीज़ें मेंटेन करके रखता है। स्टैंडिंग में खड़े हो तब भी तुम्हारा वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन ऐसा रहता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें वाटर को एब्जॉर्ब करा दिया जाता है, उसको रीएब्जॉर्प्शन से इंक्रीज कर दिया जाता है। वॉमिटिंग करोगे वाटर बाहर निकलेगा, तो इसमें भी हो सकता है। एंड इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, इसका मतलब है कि तुम्हारा ऑलरेडी वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है, ठीक है। अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमें वेसोप्रेसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइम पे क्या होता है, इसका सीक्रेशन जो होता है कम हो जाता है। तो आंसर विल बी योर 2। Now, इस क्वेश्चन को देखो, which statement best describe the difference between the characteristic type 1 and type 2 diabetes? Now, person with the type 2 diabetes usually require low doses of the insulin than the person with the diabetes 1 because they have a milder form of the diabetes. हो सकता है ये वाला हो, और देख लेते हैं। Person with the type 1 diabetes rapidly develop chronic complications. तो रैपिडली डेवलप, तो ये तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑटो इम्यून फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 बट नॉट टाइप 2 डायबिटीज। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो टाइप 1 वाला है इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। टाइप 2 में भी होता है लेकिन टाइप 1 का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, तुम्हारी खुद की सेल्स जो होते हैं वो तुम्हारा ऑटो इम्यून फैक्टर्स को भी मतलब एक्टिवेट कर सकती है, जिसकी वजह से तुम्हारी खुद की बॉडी खुद पे ही इफेक्ट करने लग जाती है। तो जो ये वाली जो चीज़ है वो तुम्हारी प्रॉपरली हो सकती है। तो याद रखना है, जो ऑटो इम्यून फैक्टर्स होते हैं वो टाइप 1 के साथ इन्वॉल्व होते हैं, टाइप 2 के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इतनी खतरनाक नहीं होती है टाइप 2 डायबिटीज़। जिसको भी हो जाती है 50s में किसी को भी हो जाती है तब भी वो 70 तक सर्वाइव कर सकता है, 80 तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉपरली मेडिकेशन दी जाती है, प्रॉपरली मेडिसिन उसको दी जाती है। एक मेडिसिन आती है येलो कलर की, तो उसको इंजेस्ट करना पड़ता है रोज़, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर्स हैं इजीली उस इंसुलिन को ले लें, ठीक है। और तो ये वाला याद रखना है, जो थर्ड वाला होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। In type 1 diabetes, the autoantibodies against the beta cells antigens are present in the blood of the most patient with the type 1 diabetes. लेकिन जो type 2 diabetes होती है इसमें कोई भी no immunological activation, ऐसा नहीं होता है कि autoimmune antibodies फॉर्म हो जाए। Now, excessive thirst
एंड वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन मे बी सिम्टम्स ऑफ। तो अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया वाली अगर कंडीशन हो जाती है, वो जब तुम्हारा वैसोप्रेसिन ढंग से काम नहीं करता है, जब तुम्हारा एडीएच ढंग से काम नहीं करता है, तब हो जाती है। तो तुम्हारा डायबिटीज जो इंसिपिडस है, याद रखना है इसको, जो डायबिटीज इंसिपिडस है उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर मेरी जो फ्री क्लासेस होती हैं वो यूट्यूब पे भी होती हैं और मेरी अनअकैडमी में फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको कुमकुम गौतम नाम सर्च करना है और उसके बाद मुझे फॉलो कर लेना है, जिसकी वजह से अगर मेरी जब भी कोई क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो क्लास होती है वो 6 बजे होती है शाम को, अनअकैडमी वाली, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्लस क्लासेस की। जो पेड क्लासेस होती हैं वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपकी रेगुलर क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली रेगुलर आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपको सारी यूनिट जो है 13 यूनिट्स, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आपके जितने भी CSI UGC नेट के टीचर्स होते हैं, जिसकी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे किसी को आपको किसी का प्लांट फिजियो अच्छा लग रहा है तो आपने उनकी क्लासेस ले ली, किसी का ह्यूमन फिजियो अच्छा लग रहा है तो आपने उसकी क्लासेस ले ली। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की क्लासेस ले सकते हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आपकी होती हैं, जैसे मैं तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी कराऊंगी, बायोकेमिस्ट्री कराऊंगी, बायोटेक कराऊंगी, तो या मेरी भी क्लासेस, मतलब मेरा कोर्स भी ले लोगे आप और उनके साथ साथ आपको ये वाले कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो एक बार आपको बस एंट्री करने की ज़रूरत होती है प्लस में, वरना आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद अनअकैडमी ऐप पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च करना है CSI UGC नेट और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम्हें अगर अच्छे से पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है ना, जब तक तुम्हें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लेके नहीं चल रही, एक कोर्स लेके नहीं चल रही हूँ, मैं तुम्हें जो रेंडमली जो चीज़ें होती हैं, मैं एक चीज़ों को कंप्लीट कराती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट नहीं करा रही हूँ, पर रेंडमली चीज़ों को जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो टॉपिक्स के मैं करा रही हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपकी प्रॉपरली रेगुलर क्लासेस लगती हैं, आपको एक पूरी चीज़ कंप्लीट कराई जाती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ कंप्लीट कराई जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तुम्हारा JRF में अच्छी रैंक आती है, अच्छी रैंक आती है। सेकेंडली तुम्हारा क्या होता है, अगर तुम PhD के बाद तुम कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टेस्ट दोगे, उसमें तुम्हारी नॉलेज का थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत रोल प्ले करता है, तुम्हें सिर्फ PhD तक ही नहीं रुकना है, तुम्हें आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब करनी है, तो उसमें भी तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हो, आप 6 मंथ्स का भी ले सकते हो, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। तो जो भी बच्चे अगर नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ले सकते हैं 6 मंथ्स का। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगी, रिविजन हो जाएगा। 12 मंथ्स वाला आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ले सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा अच्छे से रेगुलर क्लासेस के साथ आपका पूरा कवर किया जाता है, आपका सारी कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्विजेज होती हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। 24 मंथ्स का आई थिंक उनके लिए बेटर है, जो भी अभी मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आए हुए हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर में आए हुए हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 मंथ्स का, तो आप वो ले सकते हैं। या फिर जो भी ग्रेजुएशन से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं। 11,550 आपकी जो नॉर्मल पेमेंट होती है, लेकिन आप एक कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। इस कुमकुम 10 कोड अप्लाई करने से क्या होता है, आपको 10,395 ही पे करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अमाउंट है सिर्फ। आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना नहीं भूलना है। देन आपको करना है प्रोसीड टू पेमेंट। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इन पैसों को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है तुम लोगों के लिए। तो आई थिंक प्लस पे आप जुड़ें और अच्छे से पढ़ाई करें अपनी। आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो आप कैसे भी पे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है, सब्सक्रिप्शन ले लेना है बाय अप्लाइंग कुमकुम 10, इसको नहीं भूलना है, और उसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्स के साथ साथ जितने भी और टीचर्स हैं आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये हेल्पफुल रही होगी तुम लोगों के लिए। सो थैंक यू।